नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान ऊर्जा के क्षेत्रों को एमओयू साइन करवाकर हिमाचल के हकों को बेच डाला है। जो एमओयू साइन हुए उससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। और वहीं सेंज, लोहरी और धोला सिद्ध सुन्नी परियोजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने की जो शर्त होती है उसे भी हटा दिया था। और इसी के साथ संस्थान बंद करने के विपक्ष के सवाल पर सीएम ने कहा कि पिछली जयराम ठाकुर की सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना स्टाफ और मूलभूत ढांचे के संस्थान खोले थे। वर्तमान सरकार जरूरत के मुताबिक सभी प्रावधान करने के बाद संस्थान खोलेगी। चयन नियोग के परिणाम फंसे हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ परिणाम निकल गए, कुछ का रिजल्ट आने वाले समय में आ जाएगा। ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किया। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की, उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के एमओयू साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो एमओयू साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने ऊर्जा नीति को लेकर सीएम के जुबानी हमले के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में प्रयोग की गई भाषा सही नहीं है। विपक्ष इसका जवाब देगा। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि जो संस्थान खोले गए थे वो जनप्रतिनिधि की मांग पर खोले गए थे। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे कितने संस्थान हैं जो सरकार ने आपके समय में खोले थे और वह शुरू नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कई संस्थान 8-8 महीने के फंक्शनल थे और अधिकारी उन कार्यालयों में बैठे थे, फिर भी उन्हें क्यों बंद करने की जरूरत पड़ी। बात को लेकर के मैं हाउस के अंदर ही जो बात कहनी है मैं अवसर तलाशूंगा, जहां बोलने का मौका मिलेगा तो वहां बोलूंगा। लेकिन यह हकीकत है कि वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया। जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती थी, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर था। और मैंने वर्षों से देखा कि हाइडल सेक्टर में हमारा सैचुरेशन ऐसी आ गई कि कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ ही नहीं रहा, जिसको कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इसको पारित किया जाए। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं कि पिछले कल कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे पर मोहर लगी और स्वीकृति मिली। और उसके पश्चात मुझे लगता कि संभवतः ये पहला बिल होगा नई लोकसभा के उस भवन में जो महिला आरक्षण का 33% आरक्षण के साथ पारित। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। और इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्थान हो, महिला सशक्त हो, आगे बढ़े, इस दृष्टि से यह बहुत ही सराहनीय कदम है। और उन्होंने कहा कि जब यह बिल राज्यसभा और लोकसभा में पारित होगा तो जो लंबे समय से मांग थी वह पूरी होगी। बहुत लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा था कि महिलाओं का पॉपुलेशन का हिस्सा कुल पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा है, 50%।
चाहे हम देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। और इसलिए मांग बार बार उठ रही थी कि महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया जाए, 33% किया जाए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहल की और एक ऐतिहासिक पहल है ये, जिसको मैं कह सकता हूं, और बहुत स्वागत योग्य है ये कदम। और महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाएं आगे बढ़े, इस चीज की आवश्यकता भी है। और उस दृष्टि से इस बिल का जब पारण होगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो स्वाभाविक रूप से जो लंबे समय से चली आ रही मांग उसकी भी पूर्ति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी 25 सितंबर को सरकार को घेराव करने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए 10 महीने हो चुके हैं और जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुकी है, जिसका वह आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। बिजली, राशन, तेल महंगा कर महंगाई की मार से हिमाचल प्रदेश की जनता की कमर को तोड़ दिया गया है। साथ ही राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह सरकार पूरे तरीके से फेल साबित हुई है। आपसी विरोधाभास के चलते हिमाचल प्रदेश की जनता प्रभावित हुई है। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने लगभग 10 महीने पूरे हुए हैं। सत्ता में आते ही पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम शुरू किया और ये संस्थानों को बंद करने का काम निरंतर चला हुआ है। 1000 से अधिक संस्थानों को बंद किया गया है और उसके लिए अलग अलग प्रकार की जस्टिफिकेशन देने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कैडर कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज शिमला में विधानसभा का घेराव किया और कांग्रेस सरकार को चुनावों से पहले किए गए वादों को याद कराया गया। आपको बता दें, इसको लेकर जिला परिषद कर्मचारियों और अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कर्मचारियों की सैलरी फिक्स कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 4700 जिला परिषद कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की बात कही थी और जिसकी याद दिलाने आज कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं। एक मांग चल रही थी लंबे समय से कि हमें जितने भी जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी इनको विभाग में विलय किया जाए। अभी हम जिला परिषद कैडर में जो कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हमें जो जितने भी वित्तीय लाभ होते हैं वो हमारे अभी जब से 2022 से 3/1/2022 से जो नया पे स्केल आया वो ना तो अभी तक हमें आज तक मिला है और ना भी जो भी हमारे वित्तीय लाभ सारे रोक दिए गए। तो हमने बार बार सरकार से भी ये मांग करी है जब से सरकार बनी है सरकार बनी है कि हमारी जो मांग है उसको आप पूर्ण करिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जो संदेश अभी हमें तक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन बेरोजगार महासंघ ने विधानसभा का घेराव किया और इस दौरान बेरोजगार महासंघ युवाओं ने कहा कि सरकार से उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बेरोजगारों को हिमाचल में नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें सिर्फ चुनाव के समय ही सरकार याद करती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था और सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रतिबद्धता के साथ आश्वासन दिया था कि लंबित परिणामों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, लेकिन लगभग 1 साल बीतने के वाला है और अभी तक भी सरकार परिणामों को लेकर टाल मटोल कर रही है। वादों को आदेश करते हैं कि 962 का रिजल्ट पहले निकालो, 980 का बाद में निकालो, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। हमारे पोस्ट कोड में केवल एक अभ्यर्थी, जो विजिलेंस वालों ने बताया है, सिर्फ एक अभ्यर्थी पकड़ा गया है और उस अभ्यर्थी की भी जमानत हो गई है और अन्य पोस्ट कोडों में भी
13 FIR में 23 लोग हिरासत पकड़े गए हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों की जमानत हो गई है। जो दोषी लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं वो यहाँ पर सजा काट रहे हैं। इस तरह से बात नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री जी, विनम्र निवेदन, बात को समझिए। जो विजिलेंस जांच में फंसी हुई भर्तियां हैं, आप उनके संदर्भ में निर्णय लेने का प्रयास करिए। कांगड़ा में टैक्सी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ने उनकी मांगों को पूरा न होने पर प्रदेश सरकार के प्रति भारी विरोध जताया है। आपको बता दें कि टैक्सी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को अगर 15 दिन के अंदर पूरा नहीं किया गया तो वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टैक्सी कॉर्पोरेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्न शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने 9 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिले के अंदर बहुत सी गाड़ियां जो प्राइवेट है उन्हें टैक्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारे व्यवसाय को तो प्रभावित कर ही रही है, साथ ही सरकार को टैक्स न देकर टूरिस्ट की जान को भी जोखिम में डाल रही है। आज परिस्थितियां ये हैं कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। हमने सरकार के पास बार बार आग्रह किया कि जो प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी के रूप में प्रयोग होकर सरकार के राजस्व को चूना लगा रही हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आज हम सब टैक्सी ऑपरेटर, जिसमें अपने कांगड़ा के हमारे सम्मानीय प्रधान संजय शर्मा जी के नेतृत्व में हम आज जिलाधीश, सुपरिटेंडेंट पुलिस और दोनों हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के आरटीओ और कार्यालय के आरटीओ जो हैं, उनसे इन समस्याओं के बारे में। सोलन जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण के खंड स्तर और जिला स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले करीब 10 पंचायत को उपायुक्त ने स्वच्छता प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसको लेकर उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन पंचायतों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान हासिल किया है। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि अब ये पंचायत ODF+ की ओर से कार्य करे ताकि उस पर भी बेहतर कार्य कर सके। वहीं पुरस्कृत पंचायत नोनी के प्रधान मदन हिमाचली ने बताया कि उनके पंचायत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और जिसके लिए एक बार पहले भी वो स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। जिला की पंचायतें जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें सम्मानित किया गया था। उसमें जिला स्तर और खंड स्तर की टोटल 8 पंचायतों को सम्मानित किया गया है और इन पंचायतों ने स्वच्छ भारत हमारा जो कार्यक्रम है उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। और आगे के लिए हमने इन सभी पंचायतों से निवेदन किया कि अब हम जो ODF+ श्रेणी है उसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करें ताकि हम अधिक से अधिक हमारे जिले की पंचायतें अगले वर्ष ODF+ की श्रेणी में शामिल हो जाए। आज हमें जिला स्तर का स्वच्छता में अवार्ड मिला है और ये नौणी मझगांव पंचायत ऐसी है जिसे स्वच्छता में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था 7-8 के सत्र में, और तब से लेके हमने इस परंपरा को कायम रखा है। लगभग 35-40 लाख के अवार्ड इस पंचायत को मिले हैं और जिसका हमने सदुपयोग किया है अवार्ड मिलने के बाद। हमारी पंचायत एक ऐसी है कि जहां पर हमें लोक निर्माण विभाग की सड़क पर भी झाड़ू लगा करके उसको स्वच्छ करना पड़ता है और कूड़ा संयंत्र हमारे लगा है, साथ में एक खाद बनाने वाली मशीन भी लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।